Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed, your chemistry teacher. Dear students of 9th, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 1 से केमिकल स्पीशीज. Dear students, केमिकल स्पीशीज पढ़ने के बाद आप लोग अच्छी तरह से सीख जाएंगे कि आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस, फ्री रेडिकल और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. इस टॉपिक से रिलेटेड पेपर में किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड पेपर में किस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. तो ये सब कुछ हम सीखेंगे हमारा आज का जो टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़ का. तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं केमिकल स्पीशीज़. सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय केमिकल स्पीशीज. डियर स्टूडेंट्स, केमिकल स्पीशीज हमारे पास कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, एनी स्पीशीज विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. कोई भी ऐसी चीज जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, हिस्सा ले सकती है, उसको हम केमिकल स्पीशीज का नाम देंगे. डियर स्टूडेंट्स, केमिकल स्पीशीज आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस. दो क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है. एक हमारे पास केमिकल स्पीशीज वो होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं, और दूसरी क्लास जो केमिकल स्पीशीज की है वो चार्ज्ड स्पीशीज होती हैं. न्यूट्रल स्पीशीज का मतलब है कि इन पर किसी किस्म का कोई चार्ज इधर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, जबकि चार्ज स्पीशीज का मतलब ये होगा कि ये ऐसी स्पीशीज होंगी कि इन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा और या किसी वजह से इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो बारी बारी हमने न्यूट्रल स्पीशीज को भी डिस्कस करना है और चार्ज स्पीशीज को भी डिस्कस करना है. तो फर्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द न्यूट्रल स्पीशीज. डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रल स्पीशीज नाम से जाहिर है कि ये ऐसी स्पीशीज हैं विच आर न्यूट्रल, एंड न्यूट्रल मीन कंटेनिंग नो चार्ज. न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होगा. अब ये न्यूट्रल स्पीशीज जो हैं इनको फर्दर हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. एक कैटेगरी हमारे पास है एटम्स, एक कैटेगरी हमारे पास है मॉलिक्यूल्स, और थर्ड कैटेगरी हमारे पास है फ्री रेडिकल्स. सबसे पहले बात कर लेते हैं एटम्स पे कि एटम्स क्या है और क्यों न्यूट्रल है. डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी हम लोगों ने एटम्स और व्हाई एटम इज न्यूट्रल इस पे बात हमने की हुई है. उसी बात को हम रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं. एटम के बारे में हम जानते हैं कि दिस इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. अब इस बात का मतलब क्या है कि मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. आजादाना तौर पर जो है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ज्यादातर एटम्स ऐसे होते हैं जो अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रखने के लिए, अपना वजूद बरकरार रखने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ बाइंड हो जाते हैं, लाइक H2. तो हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में लिंक्ड हैं, आपस में बाइंड हैं, और वजह अपने आप को इन्होंने स्टेबल रखना था. सिमिलरली आप O2 की बात कर सकते हैं, आप N2 की बात कर सकते हैं. लेकिन कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जिनको अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रखने के लिए किसी दूसरे के साथ मिलने की जरूरत नहीं है, और इन एटम्स की जो कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास है जी नोबल गैसेस. पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 8 हमारे पास है हीलियम,
नियॉन, आर्गॉन एटसेट्रा, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्टेबल हैं, जिनके एक एटम जिनका जो है वो स्टेबल है, इसको अपना वजूद बरकरार रखने के लिए किसी दूसरे के साथ मिलने की जरूरत नहीं है। तो एटम क्या हो गया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसके बाद बचे दूसरी हमारे पास जो क्लास है न्यूट्रल स्पीशीज की, वो है मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट हम मॉलिक्यूल को डिफाइन कर लेंगे कि मॉलिक्यूल का मतलब जो है वो क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can exist independently कि मॉलिक्यूल जो है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है which can exist independently, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, जो आजादाना वजूद बरकरार रखता है। मतलब इसको अपनी एग्जिस्टेंस रखने के लिए किसी दूसरे के साथ बाइंड होना इसका जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, इंडिपेंडेंटली ये हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है H2 की फॉर्म में, किसी दूसरे के साथ जो है इसका मिलना जरूरी नहीं है। हाँ, रिएक्शन कर सकता है या कर सकती है, लेकिन अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ये H2 अकेला ही काफी है। सिमिलरली ऑक्सीजन गैस जो है वो एयर के अंदर मौजूद है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रही है। नाइट्रोजन गैस एयर के अंदर मौजूद है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में मौजूद है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है। तो ये ऐसी एग्जांपल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ इन्वॉल्व हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही हैं। तो कोई भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल जो हैं इनकी फर्दर दो क्लासेस या दो टाइप्स हैं। मॉलिक्यूल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। वन इज कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड अदर इज कॉल्ड एज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मोनो मीन वन, मोनो का मतलब होता है वन, और एटॉमिक मीन एटम, मतलब वन एटम। इट्स मीन ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे which consist of only and only one atom. Molecules which consist of one atom. ऐसे मॉलिक्यूल जो कितने एटम्स पर मुश्तमिल होंगे? एक एटम पर मुश्तमिल होंगे, उनको हम लोग जो है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ नोबेल गैसेस ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो मोनो एटॉमिक हैं। इनके एग्जांपल में आप हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एटसेट्रा, ये नोबेल गैसेस के मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एटसेट्रा जो हैं इनको हम एटम्स की कैटेगरी में भी लेंगे और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में भी लेंगे। वजह हम एटम इसलिए कह रहे हैं, एटम की डेफिनेशन में हमने कहा कि मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं तो एटम हुए। और मॉलिक्यूल के केस में जब हम आए तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या की कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन के मुताबिक फिर ये मॉलिक्यूल भी हुए। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सिर्फ एक ही एटम होता है। तो वो सारे मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम आर कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड ओनली नोबल गैसेस लाइज इन दिस कैटेगरी। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, आप जानते हैं बेटा कि वर्ड जो है पॉली, इसका मतलब होता है मैनी, सेवरल, बहुत से। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स
those molecule which consist of many atoms, या those molecules which consist of two or more than two atoms, consist of two or more than two atoms, कि वो मॉलिक्यूल जिनमें दो या दो से ज्यादा एटम्स होंगे वो पॉली एटॉमिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H2 की, तो दो एटम्स हैं पॉली एटॉमिक, और पॉली एटॉमिक में भी दो एटम है तो डाई एटॉमिक। डाई किसको कहते हैं? दो, तो दो एटम्स वाले को डाई एटॉमिक कहेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास जो है वो P4 है, एक मॉलिक्यूल है कंसिस्ट ऑफ 4 एटम्स, तो ये भी पॉली एटॉमिक में आ जाएगा। पॉली एटॉमिक में 4 को टेट्रा कहते हैं, तो पॉली एटॉमिक में ये टेट्रा एटॉमिक की कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें H2O की, तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज आल्सो अ मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का है, तो टोटल 3 एटम्स हो गए, तो ट्राई एटॉमिक की कैटेगरी, दिस इज आल्सो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट्स एक बात और याद रखिएगा, जो हमारे पास होते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इनमें कम से कम एटम्स की तादाद होती है 2, और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एटम्स आपस में बाइंड होते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको क्या कहा जाता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग कहा जाता है पॉली एटॉमिक के केस में। तो इसलिए H2O जो है यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, P4 के अंदर फास्फोरस के एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग है, H2 के अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अब ये जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, these are further classified into two types, homoatomic molecules and heteroatomic molecules. Dear students, होमोएटॉमिक भी कहा जाता है और होमोन्यूक्लियर भी कहा जाता है। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स या होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, सिमिलरली हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल या हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अब होमो का मतलब है सेम, और न्यूक्लियर निकला है न्यूक्लियस से, यानी सेम न्यूक्लियस, और सेम न्यूक्लियस का मतलब हो गया सेम एटम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो मीन डिफरेंट, तो डिफरेंट एटम्स। तो होमोएटॉमिक और होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे which consist of, which are composed of same kind of atoms। वो मॉलिक्यूल जिनमें एटम्स एक जैसे हो, चाहे वो एटम्स दो हैं या दो से ज्यादा हैं, अगर सारे के सारे एटम्स एक जैसे हैं तो वो होमोएटॉमिक या होमोन्यूक्लियर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप H2 की बात करें, आप O2 की बात करें, आप O3 की बात करें, आप S8 की बात करें, आप P4 की बात करें, तो ये हमारे पास चंद एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं which consist of same atom। H2 दो एटम दोनों हाइड्रोजन्स के, O2 दो एटम ऑक्सीजन के, ओजोन O3 तीन एटम ऑक्सीजन के, S8 सल्फर का एक मॉलिक्यूल, S8 मतलब 8 एटम सल्फर के एक मॉलिक्यूल में मौजूद हैं। P4 फास्फोरस के 4 एटम मिलकर फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाने वाले जो एटम्स हैं वो सेम है, वो सेम काइंड के हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। यू नो हेटेरो मीन डिफरेंट, तो नाम से पता चल गया कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे which are composed of different kind of atom। वो मॉलिक्यूल जिनमें एटम्स एक जैसे नहीं हैं, एटम एक दूसरे से डिफरेंट है, इनको हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे। इनकी एग्जांपल अगर हम देखें H2O, NH3, CO2, H2SO4 etc.
ये चंद एक मॉलिक्यूल्स आपके सामने हैं। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, NH3 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, CO2 कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड H2SO4 हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें सारे एटम्स एक जैसे नहीं हैं। अगर सारे एटम्स एक जैसे ना हो तो इन मॉलिक्यूल्स को हम हेट्रोएटॉमिक या हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज में दूसरी क्लास स्पीशीज की हो गई मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रल स्पीशीज में थर्ड जो कैटेगरी है वो है फ्री रेडिकल। नाउ व्हाट इज मेंट बाय फ्री रेडिकल? तो डियर स्टूडेंट्स, free radical are those species which are formed by the breakage of molecule, which are formed by the covalent bond of molecule. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि दो एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो जब ये वाला बॉन्ड इस तरह से टूटे कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला जाए, तो ये जो हमारे पास स्पीशीज बनेगी ईच कंटेनिंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन स्पीशीज को हम नाम देंगे फ्री रेडिकल। तो वी कैन डिफाइन के स्पीशीज हैविंग free unpaired electrons are called as free radical। और बनते कैसे हैं कि जब कोई मॉलिक्यूल के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास जाएगा, तो ये हमारे पास जो चीज बनेगी जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इस चीज को, इस स्पीशीज को हम क्या नाम देंगे? फ्री रेडिकल का नाम देंगे। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो फ्री रेडिकल होता है दिस इज मोर रिएक्टिव देन एटम एंड मॉलिक्यूल। इसकी जो रिएक्टिविटी है वो एटम और मॉलिक्यूल के मुकाबले में कहीं ज्यादा होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होगी न्यूट्रल स्पीशीज और उसकी टाइप्स। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द चार्ज स्पीशीज। चार्ज स्पीशीज नाम से जाहिर है कि ये ऐसी स्पीशीज होंगी, ये ऐसी चीजें होंगी विच हैव ईदर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। ऐसी स्पीशीज जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा वो चार्ज स्पीशीज कहलाएंगी। और ये चार्ज स्पीशीज फर्दर इनको भी हमने दो टाइप्स में या दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सिंपल आयंस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर आयंस। सिंपल आयंस की तरफ चलते हैं। सिंपल आयंस, जब कभी कोई भी एटम, न्यूट्रल एटम, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर एटम न्यूट्रल नहीं रहता बल्कि उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो जो चार्ज स्पीशीज डेवलप होगी वो सिंपल आयंस कहलाएंगी। सिंपल आयंस मीन simple ions are formed by loss or gain of electron by an atom। जब कभी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और वो चार्ज स्पीशीज जो है वो आयन कहलाती हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, one is called as cation and other is called as anion। cations, cations हमारे पास ये वो आयंस हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जिन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और याद रखिएगा
पॉजिटिव चार्ज हमेशा उस वक्त आता है जब किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि केटायन आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, केटायंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये पैदा होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कोई भी जो एटम होता है ये न्यूट्रल होता है, और इसके न्यूट्रल होने की जो वजह है वो ये है कि एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज इक्वल टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो फिर ओवरऑल एटम के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है। फर्ज करते हैं हमारे पास ये कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस में हम सपोज कर लेते हैं कि प्रोटॉन है 11। अगर प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एंड आउटर मोस्ट शेल, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। हम फर्ज करते हैं कि एक प्रोटॉन का चार्ज है +1, तो 11 का चार्ज हो जाएगा +11। और हम ये सपोज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1, तो 11 का हो जाएगा -11, +11 और -11 जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ओवरऑल एटम पे चार्ज 0 होगा। लेकिन अगर ये एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का लॉस हमेशा आउटर मोस्ट से होता है। इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, हम सपोज कर लेते हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10 और प्रोटॉन्स वो उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो 11 ही है। इट्स मीन आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का चार्ज है +11 और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज रह गया -10, तो +11 -10 आंसर क्या आ गया जी? +1। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके प्रोटॉन का या उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। और कितना इंक्रीज होता है? जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो +1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो +2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो +3। तो इस वजह से जब कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +2 चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो +3 एंड सो ऑन। और केटायन के हवाले से आखिरी बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को लूज, एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो जिस प्रोसेस के लिए एनर्जी देनी पड़े या जिस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो उस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो चूंकि केटायन बनने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एटम को, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ केटायन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। केटायन फॉर्मेशन जो है वो कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जी स्टूडेंट्स, सिंपल आयन में दूसरी टाइप है आयंस की एन आयंस। एन आयंस हमारे पास ये वो आयंस होते हैं विच कंटेन नेगेटिव चार्ज, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉनों से ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की तादाद उसी सूरत में ज्यादा हो सकती है जब कभी कोई एटम कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। इट्स मीन कि एन आयन बनेगा बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कभी कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और वो जो नेगेटिव आयन बनेगा वो क्या कहलाएगा? एन आयन कहलाएगा।
क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आता है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगी। जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो अब इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वी विल गेट Cl-1 क्लोराइड आयन। एक इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा तो -1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो -2, 3 गेन होंगे तो -3 एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो चूंकि एटम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है और जो चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाती है वो एनर्जी लूज करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक इलेक्ट्रॉन कोई एटम गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। तो एन आयन की जो फॉर्मेशन है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, चार्ज स्पीशीज में दूसरी टाइप हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयंस। अब मॉलिक्यूलर आयंस का मतलब है जब कभी कोई मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने कहा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की इटसेल्फ जरूरत नहीं होती। तो याद रखें, मॉलिक्यूल खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करते बल्कि करवाने पड़ते हैं। कैसे, वो बात की बात है, अभी हम डिफाइन कर लेते हैं कि जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो केट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। केट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है ये क्या होगा जी, पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूलर आयन होगा, और एन आयोनिक जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूलर आयन होगा। अब ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड कैसे बनते हैं, हमें मॉलिक्यूल्स के ऊपर कुछ रेडिएशंस बम्बार्ड करवानी होती हैं। मतलब हम अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवाते हैं, हम एक्स रेज जो है वो बम्बार्ड करवाते हैं, ठीक है, या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो बम्बार्ड करवाते हैं। तो इसके नतीजे में मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकल भी सकते हैं और मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं। तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता है तो ये हमारे पास बनते हैं मॉलिक्यूलर आयंस। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने केमिकल स्पीशीज को कंप्लीटली डिस्कस किया है। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।